मेरा नाम नम्रता है। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली साधारण सी लड़की हूँ। मेरे परिवार में काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे कभी प्यार भरी नज़र से देखा था। मेरे परिवार में सिर्फ एक मेरी माँ ही थी जो मुझे बहुत प्यार किया करती थी। जबकि मेरे पिता, उन्होंने तो कभी मुझे प्यार से देखा तक नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं करती। मेरी माँ ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख सहे थे। मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बस घर के काम ही जानती थी। मेरी माँ की शादी से पहले मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे। यहाँ पर उनको सैलरी भी कम मिला करती थी, जबकि वह सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन उस नौकरी से उनको कभी तरक्की नहीं मिल पाई और ना ही घर के खर्चे पूरे होते थे। हमें छोटे से कच्चे मकान में रहते थे, जहाँ की बदबूदार गली और वहाँ के सीधे साधे लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। इधर मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली थीं और हमेशा बेइज्जती ही सही थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे चाचा चाची और मेरे दादा दादी भी रहते थे। मेरे चाचा के पास एक बेटा था जो उम्र में मुझसे छोटा था। इस वजह से मेरे दादा दादी भी मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह लड़का था और अपने बाप का सहारा बनता। इसलिए मुझे ताने सुनने को मिलते रहते थे। वह लोग मुझे अक्सर मनूस कहकर पुकारते थे। मेरी माँ बहुत मासूम थी। कभी उन्होंने अपने हक के लिए परिवार वालों के आगे आवाज़ नहीं उठाई। आखिर वो बेचारी किस हक के लिए कहती। उनको पता था कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो उनको इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर वह इस दुनिया में कहाँ जाती। उनके अपने माता पिता भी नहीं थे, वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वह घर में रहकर बहुत ज़्यादा डरपोक हो गई थी। मेरी माँ को हमेशा मेरी दादी चाची करमजली कहकर पुकारती थी, जबकि मेरी चाची के पास बेटा था। इस वजह से उनकी घर में बहुत इज्जत बनी हुई थी। मेरी माँ को ऐसा लगता था कि जैसे वह अपने अंदर की पहचान को खो चुकी हैं। वो अपने आप को लोगों से कम समझती थी और इसी सोच को उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया था। इसीलिए वह लोगों का सामना करने से घबराती थी, हमेशा खामोश रहती थी। उनकी इस बात का फ़ायदा उठाया जाता था। उनके ससुराल वाले उन पर बेतहाशा जुल्म करते थे। बचपन से ही मैंने अपने घर का माहौल ऐसा देखा था कि मेरे पिताजी भी मेरी माँ के साथ दुश्मनों वाला सुलूक किया करते थे। मेरे पिता ने स्कूल टीचर की नौकरी के अलावा कभी कोई दूसरी नौकरी करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। मेरी माँ की जब पिता से शादी हुई थी तो वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। शादी होते ही मेरे पिता को दूसरे बड़े स्कूल में नौकरी मिल गई और वहाँ पर उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी, जहाँ उन्हें अच्छी पोस्ट पर रखा गया था। मेरी माँ के घर में कदम पड़ते ही शादी के बाद मेरे पिता की तरक्की होती चली गई। मेरे पिता ने ये क्रेडिट मेरी माँ को ना देते हुए अपने ही खाते में डाल दिया था। उनको ऐसा लगता था कि उनकी कामयाबी की वजह से ही उनको नौकरी मिली है। लेकिन मेरी माँ एक संस्कारी औरत थी और उनके ससुराल वाले उन्हें जैसा चला दिया करते वो वैसे ही चल जाती थी। मेरे पिता का व्यवहार तो ऐसा था कि कभी उन्हें पिताजी की कमाई का कोई खास हिस्सा न मिला। माँ के काफ़ी जेवरात थे, लेकिन मेरी दादी ने उनको बेचकर पिताजी से कहा कि एक 5 मंजिला का मकान ले लो। पहले वाले मकान पर वो लोग किराए पर रहा करते थे। पिताजी ने 3 साल बाद ही अपना मकान भी ले लिया था और मकान के मालिक भी बन गए थे। जबकि उस परिवार में मेरे चाचा भी रहा करते थे, लेकिन मेरी दादी ने चाची से और चाचा से 1 रुपया भी नहीं लिया था। फिलहाल घर का माहौल तो ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के बाद काफ़ी कोशिश की कि कोई बेटा भी हो जाए, लेकिन शायद उनके नसीब में बेटे की खुशी देखना लिखा ही नहीं था। मेरे पैदा होने के बाद पिताजी का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और ना जाने पिताजी किस गलत संगत में पड़ गए थे। वह अक्सर शराब पीकर आते थे और माँ को खूब मारते थे। वह बेवजह ही माँ पर शक किया करते थे, जबकि माँ घर से बाहर कदम भी नहीं निकालती थी। माँ अपने अकेलेपन में मुझे खूब गले से लगाकर रोया करती थी। मेरी माँ के माता पिता गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी माँ को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पिताजी का रिश्ता मेरी माँ के लिए गया तब उनकी शादी कम उम्र में ही पिताजी से हो गई थी। पिताजी माँ से 10 साल बड़े थे और माँ इतनी छोटी थी कि अगर वह दोनों साथ खड़े होते तो माँ पिताजी की बेटी लगती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने घर का माहौल ऐसा ही देखा था।
मेरी माँ बेचारी चुपचाप जुल्म सहन करती रहती थी। मेरे पिताजी की आदत तो सब जानते थे, तारीफ करते रहते थे इस बात की कि मेरी माँ ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है जो रोज़ रात को शराब पीकर आता है और उनको घर आते ही इतना मारता है कि उनके शरीर पर चोटों के निशान आ जाते हैं। रात को मेरी माँ के शरीर पर जो चोट के निशान होते थे उसमें दर्द उठता था, वह किसी को महसूस नहीं होता था सिवाय मेरी माँ के, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य मेरी माँ को बचाने के लिए नहीं आता था। दादी भी चुपचाप माँ की आवाज़ सुनती रहती थी और पिताजी को उन्होंने कभी कुछ नहीं समझाया था। मेरी माँ को अपने बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक़ था। जैसे ही जवान हुई उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। उनके एक्टिंग करने के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। आखिर मैं भी अपनी माँ की बेटी थी। 15 साल की हो गई थी तब मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक़ था। मेरे अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे लगता था कि जैसे मेरी माँ के साथ जो यहाँ पर होता है मुझे उसका बदला ज़रूर लेना है, और बदले की आग मेरे दिल में भड़कने लगी थी। बस मैं, मेरी माँ और मेरे साथ जो उस घर में जुल्म किए जाते थे उनसे मैं तंग आ गई थी। आखिर मैं 15 साल की हो गई थी और सब कुछ समझती थी। मैं अपनी माँ को बहुत समझाती थी कि माँ, अपने लिए आवाज़ उठाया करो, ऐसे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन से मैं पैदा हुई थी मेरी माँ के साथ रोज़ जुल्म होता रहता था। मेरी माँ 15 सालों में जूझ कर रह गई थी। रोज़ मेरी माँ को किसी अनजान गलती पर या जानबूझकर इल्ज़ाम लगाकर पीटा जाता था। दादी ने भी कभी मुझे प्यार भरी निगाह से नहीं देखा था। आस पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरा भी मन करता था कि काश मैं भी स्कूल जा सकूं। मेरी माँ ने मेरे लिए 2 बार मार खाई थी, क्योंकि मैंने एक बार अपनी माँ से बहुत जिद की थी कि माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। माँ ने मुझे मना किया था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें स्कूल कभी नहीं भेजेंगे। फिर दोबारा मैंने माँ से वही जिद की। तब माँ ने मेरे लिए पिताजी से काफ़ी मिन्नतें की, क्योंकि मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं और अपनी माँ का सहारा बनूं। लेकिन पिताजी को ऐसा लगता था कि लड़की है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि शादी करके जाएगी तो उल्टा हमारा ही खर्चा होगा। मेरे पिताजी को अभी पता नहीं था कि आखिर बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरे पिताजी को तो बस बेटों का ही लालच था, और मेरी दादी ने मेरे पिताजी के दिमाग में मेरे और मेरी माँ के खिलाफ बहुत सारी बुराइयां भर दी थीं। पिताजी माँ से सिर्फ यही कहते थे कि ये पढ़ लिख कर हमारा सहारा नहीं बन सकती। मेरी माँ ने मेरे पिता से मिन्नतें की थी, बदले में मेरी माँ को सिर्फ मार ही मिली थी। आखिर कोई बाप ऐसा कैसे हो सकता है? बेटियों की परवरिश तो बाप दिल से किया करते हैं, लेकिन मेरे पिता ऐसे नहीं थे। मुझे अपने पिता से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया के सारे मर्द मेरे पिता जैसे ही हैं, इसलिए मुझे मर्दों से नफ़रत होती थी। हमारे आस पड़ोस के लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और वो भी अपनी पत्नी को पैर की जूती ही समझते थे। उनकी नज़र में औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। मेरी दादी भी कहने को तो औरत थी, लेकिन उनके अंदर कोई दिल नहीं धड़कता था। मेरे ख्याल से तो दादी के अंदर की ममता भी मर चुकी थी। तभी तो उन्होंने दूसरों की बेटी को कभी अपनी बेटी नहीं समझा, जबकि मेरी दादी की अपनी भी कोई बेटी नहीं थी। सिर्फ 2 बेटे थे, और वह मेरी माँ से भी यही उम्मीद करती थी। मेरी माँ को बेटी पैदा करने पर बहुत बड़ा गुनहगार समझा जाता था। दादी रोज़ माँ की कोई ना कोई कमी निकाल कर पिताजी से माँ को मार जरूर खिलवाती थी, और फिर बड़े फक्र से सबको बताती कि मैंने अपनी बहू को अपने कब्जे में कर रखा है। मजाल है मेरा बेटा बहू की बातों में आकर के मेरी किसी बात को टाल दे। इसके बावजूद भी मेरी माँ हमेशा अपने सास को अपनी माँ समान ही समझती थी। एक दिन पिताजी शराब पीकर घर आए तो माँ को खूब मारने लगे इस बात पर, क्योंकि माँ ने कहा था कि आप यह सब कुछ जो करते हैं वह गलत है। कभी भगवान के आगे बैठकर अपने पापों की माफ़ी मांग लिया करो। शराब पीकर अपना नुकसान कर रहे हो। सारी ज़िंदगी तुमने अपना नुकसान करते हुए ही गुजार दी है। तुम कभी अपना फ़ायदा नहीं सोच सके। हमेशा तुमने अपने परिवार के बारे में ही सोचा, सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर। बस इस बात से पिताजी नाराज़ हो गए और उन्होंने माँ को खूब पीटा, क्योंकि मेरी माँ भी इस सब से तंग आकर कभी कभी पिताजी को जवाब दे दिया करती थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी से बहुत मार खाई और उन्होंने मुझे स्कूल भेजने की तैयारी कर ली।
फिर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती रही, क्योंकि ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से ही हो पाया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मुझे अपने पिताजी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वह मेरी माँ पर हाथ उठाते थे और उन्हें गालियाँ देते थे, और दादी के कहने पर उन्हें खाना भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो मुझे अच्छे इंसान नहीं लगते थे। मेरी माँ इतनी अच्छी थी कि जब भी मैं अपने पिता को बुरा कहती तो मेरी माँ मुझे ही समझाती थी कि तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी मेरे दिल में नफ़रत नहीं भरी थी पिताजी के खिलाफ़। लेकिन फिर भी मुझे अपने पिता पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं समझदार थी और सब जानती थी। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आखिर मेरी क्या गलती है कि मुझे अपने पिता का कभी प्यार नहीं मिला। मैं रोज़ सुबह होती तो घर में एक नया तमाशा लगा हुआ देखती, और माँ आंसू बहा रही होती थी। उन्हें तरह तरह की गालियाँ मिल रही होती थीं। माँ तो बस चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। मेरी माँ इतनी हिम्मत वाली थी कि घर का सारा काम भी करती थी, दादी की बातें भी सुनती थी, चाची की भी बातें सुनती थी, पिताजी से मार भी खाती थी। फिर भी कभी मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर पिताजी की सलामती की दुआएं करती रहती थी। पिताजी तो अपने फ़र्ज से बेखबर थे, लेकिन माँ हमेशा उन्हें यही समझाती कि हमारी एक बेटी भी है और अब वो जवान होने वाली है। लेकिन पिताजी को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। मेरी माँ अंदर से बहुत टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से वह बहुत मजबूत बनी हुई थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। पिताजी मुझे अपना दुश्मन समझते थे। उनका बस चलता तो मुझे गला घोंट कर मार देते। मैं सारा दिन माँ के आसपास ही रहती। माँ ने मुझे थोड़े काम करने भी सिखा दिए थे और कहती थी कि उनकी मौत का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब मैं तुम्हें छोड़कर दुनिया से चली जाऊं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर ही जी रही हूँ, वरना तो कब की खुदकुशी करके दुनिया से जा चुकी होती। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत अफसोस होता था। मैं बहुत बेबस थी, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा बहुत दिल दुखता था। अपनी माँ का मासूम चेहरा देखकर मुझे रोना आता था। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, प्यारी बिटिया कहकर बुलाती थी, अपने सीने से लगाए रहती थी। इस घर में एक मेरी माँ ही थी जो मुझे प्यार करती थी, बाकी सब तो सिर्फ नफ़रत करते थे। पिताजी और दादी ने तो कभी मुझे प्यार तक नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मैं बदसूरत थी, मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। लोग कहते थे कि मैं अपनी माँ पर गई हूँ। मेरी माँ तो कम उम्र की थी, लेकिन उनकी परेशानियों ने उन्हें ज़्यादा उम्र का कर दिया था। कभी मेरी माँ का हाथ जल जाता या फिर पैर में चोट लग जाती, उसके बावजूद भी मेरी दादी माँ के साथ जुल्म करती। मेरी माँ ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। 15 साल हो गए थे मेरी माँ को मार खाते हुए। अब उनका शरीर भी थकने लगा था। आखिर कोई इंसान कब तक जुल्म बर्दाश्त कर सकता था। माँ की हड्डियाँ भी जवाब देने लगी थीं। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, इसीलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि भगवान तुम्हें अच्छा हमसफ़र दे। कोई मेरे पिता को अच्छा इंसान नहीं कहता था, क्योंकि सबका कहना था कि ये आदमी सारा दिन आवारागर्दी करता है और दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता है और लड़कियों पर भी गंदी नज़र डालता है। मेरी माँ को जब ये बातें पता चली तो मेरी माँ को बहुत फिक्र होती थी। माँ पिताजी को समझाती थी कि आपके आगे भी बेटी है, दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी समझा करो। बस वह रोती रहती थी। माँ अगर पिताजी को समझाती तो पिताजी बदले में उन पर हाथ उठाते थे। घर में जितना पैसा जमा था, जितनी भी उनकी कमाई होती थी, वह सब शराब पर लुटा दिया करते थे। माँ के गहने भी वह चोरी करके ले जाते थे। अब मैं और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मैं जवान हो रही थी और माँ को मेरी शादी की फ़िक्र लगी रहती थी। माँ कहती थी कि उनकी ये गहने वो मेरी शादी पर मुझे देंगी। वह गहने माँ ने बहुत छुपा कर रखे थे ताकि दादी को पता ना चल सके। अगर दादी को पता चल जाता तो वह वक्त से पहले ही उनसे ले लेती। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने पिताजी को दवाइयाँ लाने को कहा। पिताजी के पास पैसे नहीं थे, वह दवाइयाँ लेकर नहीं आए और मेरी माँ दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी माँ को इलाज की सख्त ज़रूरत थी। अगर उस वक्त पर मेरी माँ को इलाज मिल जाता तो माँ शायद कुछ और दिन जी सकती थी। उन दिनों मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी। माँ के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। बस मैं अपनी माँ के जाने का गम मनाती रहती थी। माँ के मरने के बाद भी पिताजी को कोई अफसोस नहीं था। उनकी ज़िंदगी भर की साथी बिछड़ गई थी।
तब भी उनके चेहरे पर परेशानी की एक लकीर नहीं थी। लेकिन मैं भी किस इंसान से उम्मीद लगा रही थी जिसने सारी उम्र मेरी माँ को इतनी तकलीफ़ दी थी कि आखिर एक दिन वह अपनी जान से हाथ ही धो बैठी थी। और बस मैं ये सब कुछ देखती रही। मुझे पता था अब मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी जाएगी और जो जुल्म माँ के साथ होते थे अब वह मेरे साथ होंगे, क्योंकि मुझे तो पहले से ही नफ़रत करते थे। ये लोग मेरे पास अब अपना कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ चली गई जिसके साए में अपने आप को छुपा लेती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपनी परेशानी शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरी आंखों के सामने तो जैसे अंधेरा छा गया था। बस मैं यही सोचती रहती थी कि मेरी माँ ने ये क्यों नहीं समझा कि वो दुनिया से चली जाएगी तो मुझे कौन समझेगा। यही सोचते सोचते मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे अपनी माँ के साथ सोने की आदत थी। इतनी बड़ी होने के बाद भी मैं उनसे चिपक कर सोती थी और अपनी माँ की खुशबू की मुझे आदत थी। अपनी माँ के आंचल को पकड़ कर सोने की आदत थी। बस यही सोचती थी कि अब मैं कैसे अपनी माँ के बिना ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने अपनी माँ की अलमारी खोली और उनके कपड़े निकाले और उनसे चिपक कर सो गई। माँ तो मोहब्बत का दूसरा नाम होती है। माँ के बगैर मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। अब मुझे ये सोचकर दहशत होती थी कि मैं आगे की ज़िंदगी उनके बिना कैसे गुजारूंगी। माँ के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ाई करने की, हाई स्कूल कर लिया है, बस अब घर बैठ। घर में किसी को मेरी पढ़ाई लिखाई की कोई परवाह नहीं थी। मैंने आंसू भरी निगाह से अपनी किताबों को देखा, उन सपनों के बारे में सोचा जो पूरा होने से पहले ही टूट गए थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। दिन रात मेरे रोते रोते ही गुजरते रहे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि पिताजी दूसरी शादी करने वाले हैं। ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ की जगह कोई और आ जाएगा। मैं सोचती थी मेरे पिताजी को शर्म आनी चाहिए। अपनी जवान बेटी की शादी के बारे में ना सोचते हुए उनको अपनी शादी की फ़िक्र है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई ऐसे आदमी को अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि आस पड़ोस के लोग उनके बारे में जानते थे। सबको पता था कि ये अपनी पहली पत्नी को किस तरीके से मारता था और उसके साथ क्या सलूक करता था। सब कुछ जानने के बाद भी कोई अपनी बेटी उन्हें कैसे दे सकता है। आखिर लोग गरीब तो ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं कि अपनी बेटी को उठाकर ऐसे दरिंदे को दे दिया जाए। शकल सूरत का भी अच्छा नहीं था, आदतें भी खराब थीं। शराब पीता था और दौलत भी इतनी नहीं थी कि महल खड़ा कर लिया हो। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी को मेरे पिताजी जैसे हैवान आदमी को अपनी बेटी शादी के लिए सौंप देगा। लेकिन मेरा यह अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला था। कुछ दिनों बाद ही पिताजी मेरी ही उम्र की एक लड़की को अपने साथ शादी करके ले आए थे। वो देखने में तो बहुत मासूम थी, लेकिन अंदर से चालाक थी। लेकिन मैं उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गई थी। मेरे पिताजी जैसे आदमी को कोई अपनी बेटी कैसे दे सकता है? और इस लड़की ने इस आदमी में क्या देखा? इसमें और पिताजी की उम्र में कितना फ़र्क था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो कहाँ से आई और क्या करती थी? पिताजी की दूसरी शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। पूरा दिन मैं घर के काम काज में लगी रहती। पिताजी जब घर में आते तो अपनी पत्नी की गुलामी में लगे रहते और कभी दोनों कमरे में अकेले बंद बैठकर ना जाने क्या बातें किया करते थे। उन दोनों को कोई शर्म नहीं थी। मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता था। आखिर मेरी माँ बेचारी, उसने इस घर के लिए क्या नहीं किया था, और बदले में मेरी माँ को क्या मिला? सिर्फ मार और गालियाँ। और ये कल की आई हुई लड़की, इसको तो पिताजी बहुत प्यार की नज़र से देखते हैं। मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा किसी न किसी बात पर डांटती रहती थी और हमेशा गुस्से भरी नज़र से देखती रहती थी। वह मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ जो खामोशी से तुम्हारे पिता से मार खाऊंगी। मैं तो तुम्हारे पिता को उनकी औकात में रखूंगी। वह लड़की बहुत चालाक थी। उसकी नज़र हमारे मकान पर रहती थी। उसके इरादे थे कि वह जल्दी ही पिताजी से कहकर इस मकान को अपने नाम करने वाले, और पिताजी, उन्होंने तो कभी मेरी फिक्र ही नहीं की थी। और अब तो वह बिल्कुल ही मेरी तरफ से बेखबर हो गए थे, या यूँ कहूँ कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी कोई औलाद भी है। वह औरत तो घर में आकर खूब आराम उठा रही थी, जबकि मेरी माँ तो हर चीज़ के लिए तरसती रहती थी। पिताजी उस औरत के लिए ना जाने क्या क्या लेकर आते थे। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं रो रो कर बस भगवान से यही सवाल किया करती थी कि आखिर मेरी माँ के लिए ये आराम क्यों नहीं था।
ये सब कुछ जो पिताजी इस औरत के लिए कर रहे हैं, वह मेरी माँ के लिए क्यों नहीं था? और मेरी सौतेली माँ, उसका जो दिल चाहता था वह घर में वैसे ही किया करती थी। मेरे साथ तो उसका बर्ताव बहुत ही बुरा रहता था। कभी कभी तो मुझे खाना दे दिया करती थी, वरना मैं भूखी ही सोया करती थी। मुझसे इतना काम करवाती थी कि मैं थक के चूर हो जाती थी, क्योंकि उसने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ रखा था। वह मेरी ही उम्र की थी। मैं चाहती तो उसका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन ना जाने मुझे भी क्या हो गया था। मैं भी माँ की तरह सारा दिन गुमसुम सी रहती, और जो मेरे साथ होता बस चुपचाप बर्दाश्त करती रहती। और अपनी माँ की यादों से मैं अभी भी निकल नहीं पाई थी। मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। कभी कभी मुझे भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी खुद को ख़त्म करके अपनी जान ले लूँ। मुझे सुकून की बहुत ज़रूरत थी, जो इस घर में मुझे नसीब नहीं हुआ था। मैं सोचती थी, अच्छा हुआ जो मेरी माँ दुनिया से चली गई, क्योंकि यहाँ रहकर भी उनकी ज़िंदगी पिताजी ने नर्क बनाई थी। कुछ दिनों बाद ही मेरा हाई स्कूल का रिज़ल्ट भी आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। मैं अपने रिज़ल्ट को देखकर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरी माँ आज ज़िंदा होती तो कितना खुश होती। फिर मुझे पता चला कि स्कूल की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। किसी भी तरह से मैं ये पैसे अपने घर वालों को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने मोबाइल ले लिया। वैसे भी एंड्रॉयड फ़ोन आजकल हर किसी के पास होते हैं और सभी को आजकल मोबाइल की ज़रूरत है। मैंने तो उस मोबाइल को अपना दिल बहलाने के लिए लिया था। सारी सारी रात सोशल मीडिया पर मैं कई साइट्स चलाती रहती थी और दूसरे लोगों की प्रोफाइल चेक करती रहती थी। देखती थी और सोचती थी कि इन लोगों की ज़िंदगी मुझसे कितनी अच्छी है। मैं रोज़ ढेर सारी रील्स देखा करती थी। रील देखकर मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, डांस करती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं, लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं। मेरे दिल में ख्वाहिश होती कि मैं भी रीलें बनाऊं और सोशल मीडिया पर अपलोड करूं, और मैं भी रातों रात मशहूर हो जाऊं। इस छोटे से घर को छोड़कर किसी बड़े से घर में चली जाऊं, पलट कर कभी इस घर में वापस ना आऊं। लेकिन मैं सिर्फ ऐसे सपने ही देख सकती थी। हकीकत में ये सब कुछ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। सारा दिन मैं घर के काम में लगी रहती और पूरी रात मोबाइल चलाती, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। मैं सारा दिन, मुझे नींद के झोंके आते रहते थे। घर का काम खत्म करने के बाद जैसे ही मुझे नींद आने लगती थी, तो अपने कमरे में जाते ही और बिस्तर पर लेट के मोबाइल हाथ में ले लिया करती थी। मेरे दिमाग पर ये सारी चीज़ें सवार हो चुकी थीं। मैं इन चीज़ों की आदी हो गई थी। मैं भी मोबाइल में उन लड़कियों को देख देख कर तैयार होती थी, मेकअप करती थी और उनकी ही तरह खुद को बनाने की कोशिश करने लगी थी। मेरी सौतेली माँ मुझे ताने दिया करती थी कि तुझे पर लग गए हैं। जब से तेरी 10वीं का रिजल्ट आया है, तब से तू ज़्यादा ही उछलने लगी है। मेरी सौतेली माँ मेरी खूबसूरती से भी बहुत जलती थी। पिताजी से शादी करने के बाद उसकी खूबसूरती बढ़ने की जगह कम होती जा रही थी। अब तो वह शादीशुदा औरत लगने लगी थी। पिताजी के शरीर से तो शराब की बदबू आती ही थी, अब वह बदबू उस औरत के शरीर से भी आने लगी थी। मैं जानती थी कि कुछ साल बाद वह पिताजी के बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाएगी। वो मुझसे जो कहती थी, मैं उसकी बातों को टाल दिया करती थी और उससे नज़र चुराकर मैं अपने कमरे में चली जाती थी। मैं अपनी ही अलग दुनिया में खो चुकी थी। दिन रात अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती। अपने कमरे में जाकर अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें और अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देती, और मेरे फ़ोटोज़ को बहुत सारे लाइक और कमेंट भी आते थे। लोग मेरे फ़ोटो शेयर भी करने लगे थे। एक दिन मैं सपना देख रही थी कि मैं बड़ी सी गाड़ी से उतरी हूँ और मैंने बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरी और मैंने अपना हाथ हिलाया, तो लोग मेरी एक झलक के लिए पागल हो रहे थे। मुझे देखते ही बेकरार हो गए और मेरे स्वागत के लिए अपने हाथों में फूल लिए खड़े थे। मैं इस महफिल को देखकर और लोगों की तारीफ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर अचानक से मुझे लगा कि मेरे गले पर दो मोटे मोटे हाथ हैं। तभी अचानक घबराकर मेरी आंख खुल गई और मैं सपनों की दुनिया से वापस आ गई। मैंने खुद को देखा तो मैंने वही पुराने कपड़े पहन रखे थे जो मैं घर में पहने हुए थी। मुझे खुद को देखकर नफरत हो रही थी। बस यही सोच रही थी कि काश मैं अपने सपने में ही रहती। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने आकर मुझे उठा दिया और कहने लगी, दिन निकल आया है, अब काम पर लग जाओ। महारानियों की तरह देर तक मत सोया करो।
मुझे तो उसकी कड़वी बातें सुनने की आदत थी। मैंने अभी रील नहीं बनाई थी। मैं सिर्फ मोबाइल पर लड़कियों को वीडियो में ही देखती थी कि वह किस तरह से डांस कर रही हैं, उन्होंने किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। यह सब मुझे बहुत पसंद आता था। मुझे सब कुछ करने का बहुत शौक था। इसलिए एक रात मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी वीडियो बना ली और उस रील को अपलोड कर दिया। फिर मैं जैसे ही काम से फ्री होती और कमरा बंद करके वीडियो बनाती, मैं बार बार छुप छुप कर अपने पल्लू से मोबाइल निकाल कर देखती रहती थी कि आखिर कितने लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। और जैसे तैसे मेरे व्यूज़ बढ़ते थे, मैं उसको देखकर खुश हो जाती। अभी मैं सोशल साइट पर इतनी मशहूर तो नहीं हुई थी कि इससे पहले ही मेरे पिता के पास किसी ने शिकायत कर दी। हालांकि पिताजी ने कभी मुझसे इस बारे में पूछने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उन्हें अपनी बीवी, अपनी शराब से फुर्सत ही नहीं थी। पर एक दिन मुझसे गलती हो गई। मैं अपने कमरे में आई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई और कमरे में आते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इतनी देर में पीछे से मेरी सौतेली माँ ने मुझे देख लिया। इसके बारे में मुझे नहीं पता था और पिताजी के घर आते ही उसने मेरे बारे में सब कुछ उनको बता दिया। उसने पिताजी को बताया कि तुम्हारी बेटी की हरकतें बहुत गलत हो रही हैं, उसके पर निकल आए हैं, ज़रूर इसका कोई ना कोई आशिक भी होगा। शक्ल से तो ये बहुत मासूम लगती है, लेकिन ये है बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं अब चाहती हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। पिताजी से वह कहने लगी कि तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो। किसी दिन ये लड़की हमें देखना बहुत बड़ा धोखा दे जाएगी और अब तो मैंने इसे रंगे हाथों भी पकड़ लिया है। तुम्हारी बेटी के पास मोबाइल है और ये वीडियो बनाकर सोशल साइट पर डालती है। ये तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देगी। उसने मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ खूब भड़का दिया था और उसके भड़काने में आकर मेरे पिताजी कहने लगे, मुझे मोबाइल दो। जैसे ही पिताजी ने मुझसे मोबाइल मांगा, मैं उनकी बात सुनकर बहुत डर गई। पिताजी को गुस्से में देखकर मैंने तुरंत मोबाइल निकाल कर दे दिया। जैसे ही मैंने उनके हाथ में मोबाइल दिया, उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मोबाइल को ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। मोबाइल के 2 टुकड़े हो गए थे। पिताजी मुझे मारने लगे और कहने लगे कि तूने हमें ये सेला दिया है, इसीलिए मैंने तुझे घर से बाहर नहीं निकालना चाहता था। मुझे पता था कि मैं भी स्कूल में जाता हूँ और आजकल की पढ़ने वाली जवान लड़कियाँ वहाँ जाकर क्या गुल खिला रही हैं। इसी वजह से मैं तेरी माँ को भी मना किया करता था कि इसको पढ़ने मत भेज, लेकिन ना तो तेरी माँ मानी और ना ही तूने तो हमारी इज्जत को मिट्टी मिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने पिताजी से कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहती, ना ही आप मुझसे किसी भी सवाल को करने का हक रखते हैं। कभी आपने मुझे अपनी बेटी समझा है? गुस्से में आकर मेरे पिताजी ने मुझे इतना मारा कि मेरे शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा ही नहीं था जिस पर चोट के निशान ना आए हों। वो रात मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी। मुझे पीटने के बाद मेरे पिता कहने लगे, मैं तुझे इस घर में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल को अगर आस पड़ोस तक ये खबर पहुंच गई तो सब मुझसे पूछताछ करेंगे। मैं उनको क्या बताऊंगा? आखिर उसकी माँ ने इसकी ऐसी ही परवरिश की है। 1-2 बार मुझे किसी ने शिकायत तो की थी, लेकिन मैंने इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज जब अपनी आंखों से मोबाइल देख लिया तो यकीन आ गया कि ये तो किसी भी दिन मेरी इज्जत को मिट्टी में ही मिला देगी। तेरी माँ तो मुझे ज़िंदगी में कभी सुख ना दे सकी, अब तू भी मेरे लिए परेशानियों की जड़ बन गई है। पिताजी की ये बातें सुनकर मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी। मेरा दिल तो बहुत रो रहा था। मैं घर से कभी भी बाहर नहीं निकली थी। घर से बाहर निकलने की बात से मुझे बहुत डर महसूस होने लगा। मैंने पिताजी के आगे हाथ जोड़ लिए और मैंने कहा कि कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी ने मुझसे कहा, नहीं, अब मैं तुझे इस घर में नहीं झेल सकता, तू अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा। मैंने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं इस रात के अंधेरे में कहाँ जाऊँगी? लेकिन पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी सौतेली माँ, वो मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम आज मेरी हालत पर हंस रही हो, कल को तुम्हारे ऊपर भी यही वक्त ज़रूर आएगा। पिताजी ने मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया और घर के सारे सदस्य मुझे खड़े हुए देख रहे थे। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं खाली हाथ घर से निकली थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कहाँ जाती? मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सिर्फ 10वीं पास थी कि मुझे कोई नौकरी दे दे। अंधेरी रात में मैं घर से बाहर निकल गई। मुझे रात के अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। मैं अकेली सड़कों पर घूम रही थी।
मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे डर था कि अगर मुझे कोई अकेला देखकर मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगा तो मेरी इज्जत खराब कर देगा। इस वजह से मैंने अपने मुंह पर काली स्याही लगा ली और एक किनारे पर बैठ गई ताकि लोगों को लगे कि मैं पागल हूँ। और चलते चलते ना जाने कहाँ पहुँच गई थी, जिस जगह को मैं जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने घर से स्कूल जाने के लिए ही निकलती थी और स्कूल से सीधा घर आती थी। मुझे तो रास्ते भी याद नहीं थे। फिर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगी। कभी कभार कोई खाना भी दे दिया करता था, उससे मेरी भूख मिट जाती थी। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि मैं इस लायक नहीं थी। अपने परिवार के होते हुए भी मैं अनाथ थी और लोगों के आगे भीख मांगने के लिए मेरा ज़मीर गवाही नहीं दिया करता था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं। मैं खुद कमाकर खाना चाहती थी, लेकिन बस यही सोचती रहती थी कि मुझे कोई नौकरी कैसे देगा। ये सोचकर मैं खामोश हो जाती थी। भगवान के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती थी कि काश मुझे कोई सफल रास्ता मिल पाता। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। एक दिन मैं एक औरत से भीख मांगने लगी। उस औरत ने मुझे गौर से देखा। मैं समझ गई कि वह मुझे ही देख रही है। लेकिन ऐसे तो रोज़ मुझे हजारों औरतें मिलती थीं जो मुझे गौर से देखती थीं और मुझसे पूछती थीं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारे पिता क्या करते हैं और तुम भीख क्यों मांगती हो। जवान लड़की हो, हाथ पैर सलामत हैं, खुद भी तो कुछ करके खा सकती हो, आखिर भीख क्यों मांगती हो। मैं लोगों की ऐसी बातें सुनकर तंग आ गई थी और कह दिया करती थी कि मेरी माँ बीमार है और पिता जुआ खेलते हैं। मेरी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं भीख मांगती हूँ। और ये बात सुनकर वह औरतें मुझे पैसे दे दिया करती थीं। मैं किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकती थी कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं रोज़ अपने चेहरे पर स्याही लगाती थी और मेरी शक्ल स्याही लगाते लगाते काली होने लगी थी। इसीलिए कोई मुझे पहचान भी नहीं सकता था कि मैं वही लड़की हूँ जो सोशल साइट पर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करती थी और वीडियो बनाती थी। मेरी फ़ोटोज़ पर बहुत सारे तारीफ भरे कमेंट आते थे। कुछ लड़के तो मुझसे शादी करने का मुझे ऑफ़र भी दिया करते थे। मैं सोचती थी कि काश मेरे पास मोबाइल ही होता, मैं उनमें से ही किसी एक से मदद मांग लेती। लेकिन यह सब तो सिर्फ मैं सोच ही सकती थी, क्योंकि वह लोग भी शायद मेरा फ़ायदा ही उठाते। एक औरत काफ़ी देर तक मुझे देखती रही और देखने के बाद मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगी, तुम कहाँ से आई हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो, जवान हो, क्यों यहाँ बैठकर अपनी इज्जत खराब कर रही हो। मैंने उस औरत को भी वही सब कुछ बताया जो बाकी की औरतों को मैं बताया करती थी। वो औरत मुझसे कहने लगी, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे से ही अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों और गरीबों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। उस औरत की बातों में आकर मैंने अपने बारे में सारी सच्चाई उसको बता दी। उसने मेरी पूरी बात सुनते ही मुझे हौसला दिया और कहने लगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। उसकी कही हुई बातें मेरी हिम्मत बढ़ा रही थीं। इतने दिनों से रुके हुए मेरी आंखों में आंसू आज बहने लगे थे। उसने मुझे गले से लगाया। मैं उसके गले से लगकर बहुत रोई। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी अच्छी औरत है। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि औरत अच्छी है या फिर उसकी सच्चाई के पीछे उसका कोई दूसरा ही रूप छुपा हुआ है। लेकिन मैं उसकी बातों में आ गई थी। मैंने उस औरत से कहा कि आप मेरी क्या कोई मदद कर सकती हो। वह मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें दूसरे शहर ले जाऊंगी, जहाँ यहाँ जैसी कोई भी मजबूरी नहीं होगी। वहाँ जाकर तुम अपना काम कर सकती हो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हुई और मैंने उसके ऑफ़र को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे भीख नहीं मांगना चाहती थी। पहले तो उस औरत ने मुझे ले जाते ही एक अच्छे से होटल में खाना खिलाया और कहने लगी, अब तुम बिल्कुल सेफ़ हो, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। उसकी मोहब्बत से मेरी आंखें भरी। वह बड़ी अजीब थी। उसने अपना चेहरा चादर से छुपाया हुआ था। वह मुझे एक बड़े से शॉपिंग मॉल में कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाने लगी। कहने लगी, तुम अपनी पसंद के कपड़े ले लो और आज ही हम दूसरे शहर चले जाएंगे। फिर उस औरत ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए और वह मुझे एक फ़्लैट पर लेकर गई। वहाँ ले जाकर उसने मुझे एक सूट दिया और कहने लगी, नहा कर ये कपड़े बदल लो,
कपड़े पहनकर तैयार होकर फिर हम लोग ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ के लिए मेरा दिल न जाने क्यों बहुत धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, चाहे ज़िंदगी फिर से कहीं कोई मेरा इम्तिहान न लेने वाली हो। शायद ये इम्तिहान मेरी ज़िंदगी को हिलाकर रख देने वाला इम्तिहान होगा, शायद जिसे समझने के लिए मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं होगा। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस औरत को वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाऊँ। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। यहाँ आने की मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ आकर खो जाऊँगी। मैंने उस औरत से कहा, प्लीज़ मुझे वापस भेज दो। उसने मुझसे कहा कि अब तो हम पहुंचने वाले हैं और वैसे भी तुम शायद दूसरे शहर पहली बार जा रही हो, इसीलिए तुम डर रही हो। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं और मैं अपने हाथ से अपने आंसू पोंछने लगी। फिर मैं भी यही सोचने लगी कि मैं कुछ ज़्यादा ही डर रही हूँ। अब अगर मैं उस भीख मांगने वाली ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहती हूँ तो मुझे ये कदम तो उठाना ही होगा। जैसे ही हमने दूसरे शहर में कदम रखा, वहाँ जाते ही मेरे होश उड़ गए थे। वहाँ पर औरतें छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थीं, जिनसे उनका शरीर तक ठीक से ढक नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने भी अपनी चादर को हटाया। उसका चेहरा देखते ही मैं दंग रह गई। उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था। उसको देखकर मैंने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा दिए। वह हंसकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैंने इस औरत पर भरोसा किया ही क्यों। ना जाने क्या क्या मेरे दिमाग में उस वक्त आ रहा था। प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अब तो तुम यहाँ पर पहुँच चुकी हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भाग नहीं सकी। वह औरत मुझे बार बार रोक रही थी और कहने लगी, ऐसे ही तुझ पर खर्चा करके तुझे यहाँ नहीं लेकर आई हूँ, तुझसे तेरी कीमत भी तो वसूल करनी है। तेरे जैसी जवान खूबसूरत लड़कियां ही तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तुझे नहीं पता, तेरी खूबसूरती हमें रातों रात अमीर बना सकती है। मैं उस औरत की बात समझ गई थी कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। मुझे मालूम हो गया था कि अब मैं किसी काले धंधे का शिकार होने वाली हूँ। मैं उस औरत के आगे बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उस औरत ने मेरी एक नहीं सुनी। शायद उस औरत का यही काम था, जवान खूबसूरत लड़कियों को तलाशना। मुझे अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। मैं मन ही मन में खुद को कोस रही थी। ना जाने मेरी ज़िंदगी में मुझे कब सुकून मिलेगा। एक तरफ से ठोकर खाकर निकल आई थी तो दूसरी तरफ मुझे फिर से ठोकर ही मिली थी। ये सोच सोच कर मेरी हालत बुरी होती चली जा रही थी। न जाने ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे। जब मैं ज़्यादा ही रोने लगी और उसके पैर पकड़ लिए तो शायद उस औरत को मुझ पर थोड़ा ख्याल आया। उसने मुझे सीधा बिठाया और बोली, देखो, इस दुनिया में इज्जत से रहना औरत का हक है, लेकिन ये दुनिया वाले हमें सुकून से जीने ही नहीं देते। फिर उसने अपने बारे में बताया। वो कहने लगी, मैं भी तुम ही जैसी हूँ, मुझे भी ऐसे ही हालात में लाया गया था जैसे तुम आज यहाँ पर आई हो। मैं बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी थी और एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। अपने पिता की इज्जत मैंने नहीं रखी और उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। वह लड़का मुझे इस शहर में लेकर आ गया और यहाँ आकर उसने मुझे बेच दिया, क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया था। उस लड़के की खातिर मैं अपने माता पिता की इज्जत को रौंद कर आ गई थी, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, आज अंजाम तुम्हारे सामने है। मैंने भागने की भी कोशिश कर रही थी, तभी उस लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया। उसी की वजह से मेरा चेहरा जला हुआ है और वह लड़का मुझे यहाँ बेचकर चला गया। मुझे पता चला कि वह लड़का मुझे छोड़कर यहाँ से जा चुका है। अब मेरे पास यहाँ रुकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। उस तेजाब ने मेरी शक्ल ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी को बिगाड़ कर रख दिया था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी चुपचाप यहाँ रुक जाओ और जो हो रहा है उसको होने दो। मैं उस औरत के साथ चुपचाप चली आई, जबकि मैं तो रो रो कर अपना हाल ख़राब कर रही थी। लेकिन मेरा रोना अब किसी काम नहीं आया। मेरे रोने की आवाज़ गले में ही दबकर रह गई। वहाँ जाते ही मैंने देखा कि वहाँ का तो एक अलग ही मंजर था। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। कुछ दिन तो उन्होंने मुझे कमरे में ही बंद रखा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काम पर ले जाना शुरू कर दिया। फिर मैं रोज़ाना
नए कपड़े पहनती थी। मैं रोज़ उनके आगे हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहती कि मुझे यहाँ से जाने दो। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर तुम हमारा साथ दोगी तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। कुछ ही सालों में हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें नहीं पता तुम अपनी खूबसूरती की वजह से कितना पैसा कमा सकती हो, लेकिन हाँ, अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुम खुद से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहोगी। जो औरत मेरा ठेका लेती थी वह औरत वहाँ की बॉस कहलाई जाती थी। लड़कियाँ खरीदना और बेचना उसका पेशा था। रोज़ एक बड़ी गाड़ी आती जिसमें बैठकर चली जाती, और वही गाड़ी फिर वापस मुझे छोड़कर भी जाती। मेरा दिन आराम में और रातें काम में गुजर जाती थी। जब से इस कोठी पर आई थी मेरी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई थी। यहाँ आकर मुझे बहुत घुटन सी महसूस होती थी। मैं यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन यहाँ से भागना मेरे बस की बात नहीं थी। जब भी मैंने भागने की कोशिश की तो ये लोग जैसे तैसे मुझे पकड़ ही लिया करते थे। रोज़ मेरे शरीर पर कहीं दाग लगते थे। रोज़ मैं किसी नए आदमी के बिस्तर की रौनक बनती थी। पर कुछ ही दिनों बाद मैं वहाँ की जानी मानी हस्ती बन गई। अब मैंने भी ये सब कुछ स्वीकार कर लिया था। रोज़ मैं एक नए अमीर आदमी के साथ रात गुजारा करती थी। कोई बिजनेसमैन होता तो कोई वकील, कोई पुलिस वाला तो कोई सुनार। हर एक से मेरे रिश्ते बन गए थे। रोज़ मेरे शरीर पर एक नए आदमी की मोहर लगाई जाती थी। अब काम करते करते मुझे वहाँ पर 12 साल हो गए थे। अब जब मैं उन लोगों के काम की नहीं रही तो उन लोगों ने मुझे आज़ाद कर दिया। मुझे इस आज़ादी की बहुत कदर हुई, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया था। अब मुझे वहाँ से निकलते हुए डर नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि मेरे पास इतना पैसा है कि अब मैं कहीं भी जाऊँ मुझे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मैं अपने घर जाना चाहती थी। मैं बहुत खुश थी। चाहती थी कि अपने पिता के सामने खड़े होकर उनको मैं ये बताऊंगी कि हैवान आपकी तरह सिर्फ घरों में ही नहीं बाहर भी होते हैं। आपने जो उस रात मुझे घर से बाहर निकाल दिया था उसने तो मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। मेरी माँ तो मेरी शादी के सपने सजाया करती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ मेरे लिए अपने गहने तक संभाल कर रखती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो गहने जैसी बेटी को ही घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अब मुझे भीड़ भाड़, रौनक, चमक धमक, इन सब चीज़ों से नफरत सी होने लगी थी। महंगे महंगे कपड़े, सजना संवरना, ये सब कुछ मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करता था। मैं ईश्वर से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगती थी, क्योंकि मैं उस औरत की बातों में आकर भटक चुकी थी। आज मेरे शहर में आखिरी रात थी। शहर भर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था। चारों तरफ गाने बज रहे थे। कोई लड़की छोटे कपड़े पहनकर नाच रही थी तो कोई नशे में धुत थी। लेकिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं अब उस नर्क से निकलने वाली थी। पूरे शहर में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो रही थी। लोग एक दूसरे को न्यू ईयर की बधाइयाँ दे रहे थे। ना जाने एक तारीख बदलने से क्या साल भर के सारे दुख खत्म होने वाले थे। जो इतनी कड़कती ठंड में भी लोग सड़कों पर बेवजह घूमकर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। एक मैं ही थी जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझसे वह रात गुजारना भारी पड़ रहा था। बस मन कर रहा था कि इस भीड़ भाड़ से निकलकर चली जाऊं। मुझे सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार था। वहाँ पर मुझे बहुत घुटन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रही है, जबकि मैंने वहाँ पर पूरे 12 साल गुजारे थे और अब मुझसे 12 घंटे भी यहाँ पर रुका नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर कोई बोझ है। इस कड़कती ठंड में भी मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। वहाँ पर मेरा शरीर थकान से चूर चूर हो रहा था और इसी थकान की वजह से मुझे वह सारी रौनक बेकार लग रही थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन यहाँ का खाना खाने के लिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था। बस मैं किसी तरह से यहाँ से जाना चाहती थी। हाँ, ये बात सच है कि मेरा यहाँ पर एक एक दिन रुकना मुश्किल था, लेकिन हर दिन मेरे साथ जो होता था उसको मैं किसी तरह से ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया करती थी कि जब मेरे पास पैसा होगा तो शायद लोग मेरी कदर जानेंगे, क्योंकि आजकल कदर सिर्फ उसकी ही होती है जिसके पास पैसा होता है। मैंने सोचा कि सारी रात अभी पड़ी है, जाकर किसी होटल पर खाना खाती हूँ। एक तरफ फुटपाथ पर कुछ लोग गाने बजा रहे थे तो कुछ उन गानों पर डांस कर रहे थे, लेकिन मुझे इन आवाज़ों से बहुत डर लग रहा था। एक इरिटेशन फील हो रही थी। मैं तो बस अपनी ही दुनिया में खोकर चली जा रही थी। जैसे ही मैं होटल पहुंची तो वहां पर भी यही सारा हल्ला गुल्ला था। मैंने चुपचाप खाना खाया और कोठी पर आ गई। घर आते ही अपने कमरे में चली गई और अंदर से अपना दरवाज़ा बंद करके सो गई।
अगले ही दिन जब मैं उठी तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज मैं अपने पुराने शहर जाने वाली थी जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ पर मेरी माँ की बहुत सारी यादें थीं। मैंने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। यहाँ पर मेरी बहुत सारी सहेलियाँ भी बन गई थीं, जबकि उनसे भी ये कह दिया गया था कि वह अगर जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन वह भी किसके सहारे जाती। वह बेचारी भी सब बेसहारा थीं। बेसहारा तो मैं भी थी, लेकिन मैं अब उस समय वहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैं यहाँ से पैसा कमाने की वजह से ही रुकी हुई थी। अब मेरा काम हो गया है और इन लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ से खुशी खुशी जाने पर राजी हो गई। मैंने अपनी सहेलियों को भी यही राय दी कि हम यहाँ आए नहीं थे, हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया था। जो हमारे साथ हुआ ये सब करना पाप है, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, हमसे करवाया गया था। अब जब हमारे पास यहाँ से भागने का मौका है तो हमें और पाप में शामिल नहीं होना चाहिए। उन लड़कियों के दिमाग में भी मेरी बातें आने लगी थीं और फिर उन्होंने भी फैसला कर लिया कि सभी अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे और नए तरीके से गुजारेंगे, क्योंकि औरतों के साथ तो जुल्म होते हैं। उसमें औरत क्या तो मर जाती है या फिर गलत साबित कर दी जाती है। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं गलत होकर भी अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत करूं। अब मैं अपने शहर आ गई थी। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं अपने घर गई। जैसे ही घर में घुसी तो देखा कि कुछ बदला ही नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। ये सब मेरी आंखों का वहम था, लेकिन जब घर के हालातों के बारे में पता चला तो काफ़ी कुछ बदल चुका था। पता चला कि मेरे जाते ही दादा दादी भी दुनिया से चले गए। चाचा चाची ने अपना हिस्सा लेकर दूसरा घर बना लिया और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पिताजी भी दुनिया से चले गए थे। लेकिन मैं अब अपनी सौतेली माँ के बारे में जानना चाहती थी, जिसने उस रात मेरे पिता को खूब भड़काया था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पलट गई थी। जैसे ही मैं घर में घुसी तो मेरी सौतेली माँ मुझे देखते ही लिपट कर खूब रोने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके दिल में बहुत सारे शिकवे हैं। वह मुझे देखते ही पहचान गई। वैसे वह मुझसे कुछ साल ही बड़ी थी, लेकिन मुझे उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसने कोई लंबी सजा काटी हो। वह मुझे देखकर हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारे पिता को तुम्हारे खिलाफ भड़का कर तुम्हें इस घर से निकलवा दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाद में 2 बेटियों को जन्म दिया था। एक बेटी तो ना जाने किस आदमी के साथ भाग गई। पता चला कि अब वह किसी कोठे पर नाचती है। ये बात सुनते ही मेरे तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि आखिर कुदरत ने मेरे साथ ये कैसा इंसाफ किया था। मैंने इस औरत को क्या सज़ा दी थी। मुझे पहले तो ईश्वर ही उसकी सज़ा दे चुका था, लेकिन मेरी रूह पर लगे जख्म इस तरह से मैं साफ़ नहीं करना चाहती थी। वह बेचारी भी तो मासूम थी। मैंने आगे बढ़कर सौतेली माँ को गले लगाया और कहने लगी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी घर में कोई नहीं बचा है। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ रहती थीं। तुम्हारी चाची और तुम्हारी दादी और मैं, हम तीनों औरतें आपस में बहुत लड़ा करते थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। जब 9 महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई तो तुम्हारी दादी ने और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ तुम्हारी माँ जैसा सलूक करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं वैसी नहीं थी। मैं तुम्हारे पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी। आखिर बेटी पैदा करना कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारी माँ को भी इस घर में बेटी होने की वजह से ही सज़ा मिलती थी। तभी तुम्हारी चाची ने कहा कि उन्हें हिस्सा चाहिए। तुम्हारे पिता ने जैसे तैसे करके उनको हिस्से के पैसे दे दिए और इस घर से अलग कर दिया, जबकि तुम्हारी दादी अपने दोनों बेटों में दरार पैदा होने की वजह से बीमार हो गई और फिर एक रोज़ वो चल बसीं और उनके ही गम में तुम्हारे दादा भी चले गए। तुम्हारे चाचा चाची भी घर को छोड़कर चले गए, लेकिन मैं कहाँ जाती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पिता की उल्टी सीधी बातें सुनते सुनते ही मैंने बहुत सारे दिन यहाँ पर गुजार दिए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता की किडनियाँ खराब हो गई हैं। अचानक ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया और तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले गए। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती हूँ। मैंने उनको तसल्ली दी और तसल्ली देते हुए थोड़े से पैसे भी उनको दे दिए। पैसे देकर मैं उस घर से वापस आ गई। मेरे घर वालों के साथ जो भी हुआ ये सब वाकई बहुत गमगीन था, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि पिताजी की मौत का बदला भी ईश्वर ने ऐसे ही लिया जैसे मेरी माँ की मौत हुई थी। फिलहाल मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अब जो कुछ
भी हुआ, उसके बाद अब किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो। मैं अनाथ आश्रम में बच्चों की सेवा करती हूँ। बच्चों की सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब यही मेरा परिवार है और यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने अपने बीते हुए कल को भुला दिया है और अपनी आने वाली ज़िंदगी पर मैं फोकस कर रही हूँ। अब ज़िंदगी जैसे भी कटेगी कट जाएगी, लेकिन मेरे बीते हुए कल में मेरे साथ जो भी हुआ उसको सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सब सिर्फ मेरे पिताजी की घटिया सोच की वजह से हुआ था। अगर मुझे मेरे परिवार से प्यार मिला होता तो मैं आज एक अच्छे परिवार में शादी करके अपने परिवार के साथ सुखी ज़िंदगी गुजार रही होती। मेरे पिता ने मेरी माँ को सारी ज़िंदगी बेटा ना होने के ताने दिए और उनको मारते रहे। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, इन्हें अपने सीने से लगा कर रखिए, ना कि इनको खुद पर बोझ समझें। बेटियां ही तो रौनक हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।